Good morning, students. Today we are going to talk on voice. This is a very important topic of English grammar, and it is taught in both lower classes and upper classes in academic sessions. And this is a very important topic on questions are asked in competitive examinations also. सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस होती क्या है। सबसे पहली बात है कि वॉइस, जैसा कि अपन जानते हैं, एक साउंड का सिमिलर वर्ड है। हमारे मुखमंडल से उद्गत ध्वनि, और ये जो ध्वनि होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है आपकी पैसिव वॉइस। यदि मैं एक्टिव के साथ में यहाँ वी लगा दूं तो वॉइस हो जाएगा, और ये आपका वी मीन्स वॉइस हो जाएगा। एक आपकी एक्टिव वॉइस होती है, दूसरी आपकी पैसिव वॉइस होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ कर्तृवाच्य का मतलब क्या है? कर्तृवाच्य का मतलब है यानी कि हिंदी भाषा का वह वाक्य जो कर्ता शब्द से शुरू होता हो, यानी कि ऐसा वाक्य जो कर्ता शब्द से शुरू होता है, और ये वो वाक्य है जो कर्म, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, कर्म शब्द से शुरू होता है। तो अपन एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इसके जो वाक्य होते हैं उनको अपन कर्ता प्रधान कह सकते हैं, कि इसके जो वाक्य होते हैं वो कर्ता प्रधान होते हैं, और इसके जो वाक्य होते हैं उनको अपन कर्म प्रधान कह सकते हैं। और यहाँ कर्ता प्रधान और कर्म प्रधान से मेरा मतलब इतना ही है कि इन वाक्यों का आरंभ कर्ता से होता है, और ये जो वाक्य है ये वाक्य कर्म से शुरू होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें दो चीजें हमारे सामने आएगी। एक तो होता है इंटरचेंज ऑफ वॉइस। जो सेंटेंसेज होते हैं उनको वॉइस में इंटरचेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, पैसिव वॉइस के वाक्य को एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है। और ये दोनों ही टाइप्स जो है हमारी, एक्टिव और पैसिव, इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी चीज के बारे में या किसी भी एक्टिविटी को डिस्क्लोज करने में, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में, किसी कंपोजिशन को कंप्लीट करने में, समस्त चीजों में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अपन को यह देखना है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होती है, और जब उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो पैसिव वॉइस में उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर ही बना लेंगे, और जब स्ट्रक्चर हम खुद बना लेंगे तो फिर वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करने में मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्ट्रक्चर में मैं बात करूं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा उस वाक्य की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और मैं सिर्फ 3 शब्दों की बात करूंगा। इस स्ट्रक्चर में 3 वर्ड देखता हूं मैं आपको। एक होगा हमारा सब्जेक्ट, दूसरी होगी हमारी वर्ब, और तीसरा जो वर्ड होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमने 3 वर्ड्स लिखे, एक लिखा सब्जेक्ट, दूसरा लिखा वर्ब और तीसरा लिखा ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको इन 3 शब्दों को आइडेंटिफाई करना है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको इन 3 शब्दों को देखना है कि दिए गए वाक्य में ये 3 वर्ड्स कौन से हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू टेंस हर सेंटेंस में अलग होती है, हर सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन अपन को उन सेंटेंसेज में 3 शब्द ढूंढने हैं। जब अपन ट्रांसलेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जब अपन ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय अपन को पता होना चाहिए कि वाक्य में कर्ता क्या है, वाक्य में कर्म क्या है, वाक्य में क्रिया क्या है, और क्रिया की कौन सी फॉर्म, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी एक्टिव वॉइस की, या फिर ये कहें कि एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए एक सेंटेंस लिखूं मैं, या इस एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर को जब आप पैसिव वॉइस में बदलते हैं
जब इस स्ट्रक्चर को आप पीबी में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो इसमें परिवर्तन क्या होता है? इसमें परिवर्तन ये होता है कि पैसिव वॉइस का वाक्य कर्म प्रधान होता है, इसलिए पैसिव वॉइस के वाक्य का आरंभ ऑब्जेक्ट से होगा, अर्थात आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। तो हमने यहां क्या लिखा? ये आ गया साहब हमारा ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट और यहां आ गया हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को इंटरचेंज किया, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहां लिखे हुए थे उनको स्थान को आपस में हमने इंटरचेंज किया। इसके बाद देखिए, मैं 3 चीज इसमें बताऊंगा कि जो वर्ब होगी वो अपने निर्धारित स्थान पर रहेगी। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय जो वर्ब होती है वह अपने स्थान पे ही होती है, वर्ब के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यह ध्यान रखना है इसमें कि मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहां जो आपने सब्जेक्ट लिखा, इस सब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन मोस्टली बाई का यूज होता है, इसलिए मैंने बाई इसमें ऐड कर दिया। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर अकॉर्डिंग टू वर्ब प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशंस वाले जो सेंटेंस होंगे उनको अलग से अपन कर लेंगे। फिर से मैं उनके बारे में बता दूंगा कि ये फिक्स प्रीपोजिशंस है इन सेंटेंसेज में, जिसमें टू आएगा या फिर और कोई अपॉन ऑन जो भी आएंगे उसमें अलग हो जाएंगे। यहां देखिए आप, चाहे वाक्य किसी भी टेंस का हो, पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे मैं पुट अप करता हूं, क्या ऐसा कोई टेंस है हमारे टोटल 12 टेंसेज में, क्या कोई ऐसा टेंस है जिसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के किया जाता है? आई थिंक देयर इज नन ऑफ दैट। मुझे लगता है कि एक भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के किया जाता है। इसलिए अपन इससे पहले किसका यूज कर लेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। ये आपकी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपकी पैसिव वॉइस की कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट चेंजेस वी मेड? हमने क्या परिवर्तन किया? हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, we interchange the places of subject and object. Second thing, I have disclosed that in sentence of passive voice, third form of the main verb is always used in every sentence. The sentence may related to any of the 12 tenses. 12 टेंस में किसी भी टेंस का कोई वाक्य हो, लेकिन पैसिव वॉइस का ये नियम है कि उसमें मैन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं होता, इसलिए हमने उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी। और उसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इधर याद देखिए, सब्जेक्ट से पहले अपन बाई प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे और जरूरत पड़ने पर कुछ और भी जो फिक्स प्रीपोजिशन वाली जो वर्ब्स है उनके ऊपर भी बात करेंगे। नाउ आई वांट टू टेल यू that voice is like a sound. Voice is like a sound. It's of two types, active and passive. The sentences of active voices begins with subject and the sentences of passive voice begins with object word in the sentence. And this is the structure for the sentences of active voice, and this is the structure that we have treated here for the sentences of passive voice. Dear students, what is the difference? What is the difference of translation between the both types of sentences? None. It's the difference only the way of speaking, but the meaning of the sentence is unchanged. Just like I want to give you an example. First of all,
we are going to see an example. The lion kills a mouse. This is a sentence. The lion is the subject of the sentence. Kills is verb and a mouse is object. As I have already disclosed that we have to identify the three types of words in the given sentence: subject, verb and object. This is our subject, this is our verb, this is our object. Now we are going to change the sentence according to this structure. First of all, we have to write a mouse according to structure, because the object will come here. Now, a mouse. Then helping verb. We don't know how to use a helping verb in passive voice. अब तक हमें इस बात का पता नहीं कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं. किल्स थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे. किल्ड बाय, और द लाइन जो है वो पीछे आ जाएगा द लाइन. यह आपकी पैसिव वॉइस का, ये वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो गया. अब इसको सिर्फ इतना सा देखना है अपन को कि चेंज करने में क्या दिक्कत आई. कुछ भी नहीं आई. सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट का उसको हम आगे ले आए, जो भी मैन वर्ब थी उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, और जो भी सब्जेक्ट था उसको बाय प्रीपोजिशन लगाकर हमने पीछे लिख दिया. और इतना करने के उपरांत ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में बदल गया. अब इसमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी. अभी मैं इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगा देता हूं इज, लेकिन कैसे यूज होगी, किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा. सबसे पहले देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स. आई एम गोइंग टू राइट ऑलमोस्ट 5 sentences to make you understand how to change a sentence from active to passive voice, how to interchange voice according to tense in the given sentences. Just like first, Aman, that Aman has caught a cat. Second sentence, Mohan stole, Mohan will steal my ornaments. My ornaments. Third sentence, Raman decorated the room. Fourth sentence, Suman is singing a song. Fifth sentence, Raju was cooking food in kitchen. And last sentence, Rakesh had completed the work.
Rakesh has completed the work. Dear students, these are 6 sentences related to different tense. This is a sentence of present perfect tense because there is third form of the main verb with has. Second sentence is of future indefinite tense because there is first form of the main verb with helping verb will. This is the sentence related to past indefinite tense because there is the second form of the main verb just after the subject. This is the sentence of present continuous tense because singing, because ing is added in the first form of the main verb with helping verb is. This is the sentence related to past continuous tense because ing is added in the first form of the main verb with helping verb was. And this is the sentence related to past perfect tense because third form of the main verb has been used with helping verb had. So these are the sentences related to different tenses. ये अलग अलग टेंसेस के वाक्य हैं. सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ इसलिए ले रहा हूं कि मैं एक बार आपको बिल्कुल कमांड के साथ कॉन्फिडेंटली इनको चेंज करने के ऊपर और चेंज करने पर या चेंज करने में आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं. देखिए, आप सबसे पहले मैंने जो आपको कहा कि किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करें, उससे पहले अपन को ये 3 वर्ड उनमें देख लेने हैं. या देखिए, सब्जेक्ट क्या है? अमन. वर्ब क्या है? कॉट. ऑब्जेक्ट क्या है? एटेट. इसमें देखिए, सब्जेक्ट क्या है? मोहन. वर्ब क्या है? स्पीड. माई ऑर्नामेंट्स, ऑब्जेक्ट. या देखिए, सब्जेक्ट क्या है? रमन. वर्ब क्या है? डेकोरेटेड. ऑब्जेक्ट क्या है? दारू. सब्जेक्ट क्या है? सुमन. वर्ब क्या है? सिंगिंग. ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट. या देखिए, सब्जेक्ट क्या है? राजू. वर्ब क्या हो गई? कुकिंग. ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूड. और इन द किचन ये अदर वर्ड्स. या देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? राकेश. वर्ब क्या है? कंप्लीटेड. और द वर्ब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. अपन फर्स्ट थिंग क्लियर कर रहे हैं, और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द गिवन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? कई बार क्या होते हैं, बच्चे अदर वर्ड्स को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. अदर वर्ड्स को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. तो मैं यहां कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट. I want to tell you one thing that is very important during changing a sentence from active to passive voice, and this is that object in the sentence of English language is always just after the main verb. Just after the main verb. हिंदी भाषा के वाक्य में कर्म जो होता है वो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाला शब्द होता है. मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मोस्टली देखिए, मैन वर्ब कॉट या आपका ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब स्पील या आपका ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब डेकोरेटेड या आपका ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब सिंगिंग या आपका ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब कुकिंग या आपका फूड ऑब्जेक्ट, और मैन वर्ब कंप्लीटेड द वर्क आपका ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, now we will change. Now we are going to change all these 6 sentences into passive voice, and I am going to change the things that we have so far. अब तक हमारे पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग अपन इनको चेंज कर रहे हैं. सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट लिखा. देखिए, हेल्पिंग पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या कहती है
कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा ए कैट, ये लिख दिया साहब ए कैट। फिर कहते हैं ये हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हमें नहीं आती, खाली छोड़ दी। फिर ये कहते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म कॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ये हमने यूज कर ली थर्ड फॉर्म कॉट। इसके बाद में क्या लिखेंगे, बाय प्रीपोजिशन, ये हमने बाय प्रीपोजिशन लगाया और सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है अमन। ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। सिर्फ अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है और थोड़ी देर में अपन ये सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे ही अपन ये सीख लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके बाद अपन इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए सेकंड सेंटेंस को अपन चेंज करने जा रहे हैं, माई ऑर्नामेंट्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा माई ऑर्नामेंट्स, माई ऑर्नामेंट्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं आती, हमने खाली छोड़ दी। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन। इसके बाद और सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय लगाएंगे, ये प्रीपोजिशन लग गया और इधर आपका ये आ गया सब्जेक्ट मोहन। ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अपन को सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हेल्पिंग वर्ब अभी थोड़ी देर में अपन सीखेंगे। थर्ड सेंटेंस को अपन चेंज करेंगे तो देखिए वही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन ऑब्जेक्ट को पहले ले जाएंगे द रूम, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया द रूम। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं आती, हमने ब्लैंक छोड़ दी। डेकोरेटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है DECORATED, डेकोरेटेड। और फिर हमने बाय लिखा, प्रीपोजिशन लगाकर लास्ट में लिख दिया सब्जेक्ट रमन। ये हमारा वाक्य चाहिए। इसके बाद फिर अपन फोर्थ सेंटेंस में चले तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए सॉन्ग। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब ब्लैंक छोड़ दी। सिंगिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। इसके बाद क्या बचा, सिंगिंग की थर्ड ऑब्जेक्ट आ गया, सिंगिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा सुमन। ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चलेगा। इसके बाद यदि अपन बात करें फिफ्थ सेंटेंस की, तो फिफ्थ सेंटेंस कहता है कि सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फूड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फूड। तो अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, तो हमने ये लिखा फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, नहीं आती, हमने खाली छोड़ दी। इसके बाद में कुकिंग थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुक्ड। फिर सब्जेक्ट राजू और फिर अदर वर्ड्स इन किचन। फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे इन किचन, KITCHEN। ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया। लास्ट में अपन सिक्स सेंटेंस और बताया, उसको और करेंगे। द वर्क, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द वर्क, ये लिखा अपन ने द वर्क। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ब्लैंक छोड़ दी। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ गई इसकी, COMPLETED, कंप्लीटेड बाय। और आगे क्या आ गया, राकेश, जो सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, I want to disclose one thing that is very important related to the changing of the sentences from active voice to passive voice. And this is that, first of all, we identified the three given words, subject, verb and object. Then we changed, then we rewrote all the words according to given structure for passive voice. हमने उसका यूज किया। And now I am going to tell how to use helping verbs in passive voice. Now I am going to tell how to use helping verbs in passive voice. और जब अपन इस चीज को सीख लेंगे कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो ये मोस्टली जो मैं ये कहता हूं कि 50% जो हमारा मैटर है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का, वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। मैं यहां बताता हूं आपको यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बताने से पहले
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि आपको अकॉर्डिंग टू टेंसेज हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, और आज उसी की हमें जरूरत पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमने प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा है। हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव डिवाइडेड ईच ऑफ द गिवन टेंस। मीन्स जो हमारे पास तीन प्रमुख टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनको हमने 4 भागों में बांटा। तो देखिए, पहला भाग कौन सा है? इंडेफिनिट। ध्यान से समझना, पहला कौन सा पार्ट है? इंडेफिनिट। सेकंड कौन सा था? कंटिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा कौन सा है? परफेक्ट। और चौथा कौन सा था? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको याद आ गई होगी अच्छी तरीके से कि जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे उस समय बताया था कि प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 प्रेजेंट के पार्ट हैं, 4 ही पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। मैं इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बताने जा रहा हूं। यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य इंडेफिनिट का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी इंडेफिनिट में किसकी लगाएंगे? कंटीन्यूअस। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटीन्यूअस की यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की यूज करेंगे। 3 टेंस एक तीर के निशान से क्लियर हो रहे हैं। Try to understand what is the meaning of this arrow. The meaning of this arrow is that any sentence of indefinite tense, it may be of present indefinite, past indefinite and future indefinite. If the sentence is related to present indefinite tense, then the helping verb of present continuous tense will be used. If the sentence is of past indefinite tense, then the helping verb of past continuous tense will be used. If the sentence is of future indefinite tense, then the helping verb will be used from future perfect continuous tense. Now, if the sentence is of perfect tense, helping verb will be used from perfect continuous tense. यदि हमारा वाक्य परफेक्ट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से यूज करेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से यूज यानी कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगेगी, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगेगी, फ्यूचर परफेक्ट का है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगेगी। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका वाक्य कंटीन्यूअस टेंस का है, यदि आपका वाक्य कंटीन्यूअस टेंस का है तो वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह भी आपकी कंटीन्यूअस टेंस की ही लगती है। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगेगी? कंटीन्यूअस टेंस की ही लगेगी। ये देखिए, वो भी आपकी कंटीन्यूअस टेंस की ही लगेगी, बस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीइंग ऐड करना है ताकि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। अब देखिए, पता चल गया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। अब अपन वापस आते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अमन हैज कॉट अ कैट, कौन से टेंस का है? दिस इज द सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो परफेक्ट में किसकी लगेगी? कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी कहां से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन एंड हैव बीन। यहां ए कैट के लिए आ जाएगा हैज बीन, ए कैट के लिए क्या आ जाएगा? हैज बीन। यह आपका वाक्य पैसिव वॉइस में कंप्लीटली चेंज हो गया। दूसरा देखिए, मोहन विल स्टील माई ऑर्नामेंट्स, ये कौन सा टेंस हो गया? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगेगी? देखिए, इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस की लगती है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की लग जाएगी। माई ऑर्नामेंट्स के लिए क्या आ जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस से विल बी। और यह आपका वाक्य पूरा पैसिव वॉइस में
ट्रांसलेटेड हो गया, सॉरी इंटरचेंज हो गया। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, रमन डेकोरेटेड द रूम, कौन से टेंस का वाक्य है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि कर्ता के तुरंत बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है या तो होती है वॉज या होती है वर। द रूम के लिए क्या आ जाएगा? वॉज, और ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके बाद देखिए चौथा सेंटेंस, सुमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना इस बात को सुनिश्चित करता है कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बिलोंग करता है। तो ये वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस ही लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगेगा। या सुमन के लिए इज आ रहा है, या एस फॉर्म के लिए इज, और आगे क्या जोड़ देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग। ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तीसरी बात, राजू वॉज कुकिंग फूड, यहां देखिए ये वाक्य वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसकी लगेगी? कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस ही लगती है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस की लगेगी। फूड के साथ क्या आ जाएगा? वॉज, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। और ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके बाद देखिए सिक्स सेंटेंस, राकेश हैड कंप्लीटेड द वर्क। इस छठे सेंटेंस में अपन देखते हैं हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। किसमें आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, क्योंकि परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगती है। और क्या होती है? हैड, हैड, हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ये हो गई आपकी हैड बीन, ये हो गई आपकी हैड बीन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्राइमरी बेस of changing of a sentence from active to passive voice। एक वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का जो प्राथमिक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो हमने आज तैयार किया है। देखिए फिर मैं आपको एक बार डिस्क्लोज करना चाहता हूं, देयर इज नथिंग दैट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स हाउ टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम active voice to passive voice. This is the thing. First of all, we have to identify three given words in the given sentence: subject, verb and object.